तो विकास बुलेटिन में मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो 1989 बैच के आईपीएस अशोक कुमार उत्तराखंड के 11वें डीजीपी होंगे। अभी डीजे लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी संभाल रहे अशोक कुमार ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में पुलिस की कमान संभाली है। मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले अशोक कुमार 30 नवंबर को अनिल रतूड़ी से डीजीपी के तौर पर चार्ज लेंगे। तो अशोक कुमार होंगे नए डीजीपी। 30 नवंबर को पदभार ग्रहण करने वाले हैं। आईपीएस अशोक कुमार होंगे राज्य के नए डीजीपी। उत्तराखंड के 11वें डीजीपी अशोक कुमार को बनाया गया है। अभी डीजे लॉ एंड ऑर्डर है, हरियाणा के रहने वाले हैं अशोक कुमार और 30 नवंबर को रिटायर होंगे डीजीपी अनिल रतूड़ी और उन्हीं से कार्यभार संभालेंगे अशोक कुमार। तो आईपीएस अशोक कुमार होंगे राज्य के नए डीजीपी और अभी डीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं अशोक कुमार और 30 नवंबर को कहा यह जा रहा है वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे। हरियाणा से हैं अशोक कुमार और आईपीएस अशोक कुमार अब राज्य के नए डीजीपी होंगे। 11वें डीजीपी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। हम आपको बता दें कि अब अनिल रतूड़ी की जगह वो अपना स्थान लेंगे डीजीपी के तौर पर। 1989 बैच के आईपीएस अशोक कुमार उत्तराखंड के 11वें डीजीपी होंगे। अभी डीजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी संभाल रहे अशोक कुमार ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में पुलिस की कमान संभाली है। मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं अशोक कुमार और 30 नवंबर को अनिल रतूड़ी से डीजीपी के तौर पर वो चार्ज संभालने वाले हैं। और गैर मजहबी शादी को लेकर उत्तराखंड के एक अफसर ने सर्कुलर जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि दूसरे धर्म के विवाह करने से राष्ट्रीय एकता में मदद मिलती है और ये प्रेस नोट टिहरी जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जारी किया, जिसे साल 2014 का एक आदेश भी लगाया गया है। वहीं इस प्रेस नोट से देहरादून में अधिकारियों में हड़कंप मच गया क्योंकि बीजेपी लव जिहाद को गंभीर अपराध मान रही है। वहीं चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश ने कहा कि प्रेस नोट के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। तो गैर मजहबी शादी का फैसला और इससे कहा यह जा रहा है कि सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा और इस तरह का एक प्रेस नोट निकाला गया है। गैर मजहबी शादी को लेकर उत्तराखंड के एक अफसर ने यह सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि दूसरे धर्म में विवाह करने से राष्ट्रीय एकता में मदद मिलती है और ये प्रेस नोट टिहरी जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जारी किया, जिसे 7 साल 2014 का एक आदेश भी लगाया गया है। वहीं इस प्रेस नोट से देहरादून में अधिकारियों में हड़कंप मच गया क्योंकि बीजेपी लव जिहाद को गंभीर अपराध मान रही है। वहीं चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश ने कहा कि प्रेस नोट के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और अब इस तरह की बातें निकलकर सामने आई है, वो भी एक सर्कुलर के तौर पर। और ये पूरा मामला बताया जा रहा है उत्तराखंड के एक अफसर ने ये सर्कुलर जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है सर्कुलर में कि दूसरे धर्म में विवाह करने से राष्ट्रीय एकता में मदद मिलती है। और ये प्रेस नोट टिहरी जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जारी किया, जिसे 7 साल 2014 का एक आदेश भी लगाया गया है। वहीं इस प्रेस नोट से देहरादून में अधिकारियों से हड़कंप मच गया क्योंकि बीजेपी लव जिहाद को गंभीर अपराध मान रही है। वहीं चीफ सेक्रेटरी का बयान आया है ओम प्रकाश जी का। उन्होंने कहा कि प्रेस नोट के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। और टिहरी के जिला समाज कल्याण अधिकारी से बातचीत करने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि उनसे इस बारे में जानकारी हो सके, लेकिन अभी तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया। कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बात हो जाए, लेकिन हम आपको बता दें ये पूरा मामला टिहरी का ही है। और लव जिहाद पर राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सख्त हो गए। उन्होंने कहा कि यदि कोई छल प्रपंच करके शादी करता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नाम और अपना चिन्ह बदलकर शादी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि राज्य में इसके लिए पहले से कानून बना है, राज्य सरकार ऐसे लोगों से सख्ती से निपटेगी। सरकार पहले ही धर्म स्वातंत्र्य विधेयक ला चुकी है और जो लोग छद्म तरीके से कई बार नाम बदल देते हैं, कई बार हाथों में
या अपने गले में या तमाम तरह के चिन्ह बदल कर रहते हैं, प्रतीकात्मक चिन्ह बदल कर रहते हैं और एक तरह से छल करके और शादियां कर लेते हैं। उसके लिए ऑलरेडी हमारे यहाँ कानून बन चुका है, कुछ लोगों पर उसके अंतर्गत कार्रवाई भी हुई है और इसलिए कोई भी अगर इस तरह से छल प्रपंच करके और शादी करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। इस पर राज्य सरकार सख्ती से कदम उठाएगी। और लखनऊ से बड़ी खबर है, यहां पर एसपी एमएलसी के घर चली गोली। एमएलसी अमित यादव के सरकारी आवास पर यह गोली चली। गोली लगने से राकेश नाम का शख्स जो है उसकी मौत हो गई। लखनऊ के हजरतगंज स्थित लाप्लास अपार्टमेंट में वारदात को अंजाम दिया गया। एमएलसी आवास पर बर्थडे पार्टी हो रही थी। एमएलसी के करीबी पंकज यादव ने आयोजित की थी ये पार्टी। सभी लोग नशे के हालत में थे और नशे में अवैध पिस्टल से छेड़छाड़ की गई। पुलिस के मुताबिक छीना झपटी में गोली चलने से मौत हुई है। शाहजहांपुर से है सपा एमएलसी अमित यादव। लड़के जो पहले से दोस्त थे, एक विनय नामक लड़के का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे, जिसमें उन लोग शराब भी पिए हुए थे। उसमें विनय नामक लड़के के हाथ से बंदूक, जब वो लोग उसके जो मृतक हैं उनके साथ जो बंदूक को लेकर छेड़खानी कर रहे थे, उस समय जो पिस्टल है, जो कंटीमेट पिस्टल है, उससे गोली चल जाती है और राकेश को गोली लगती है। राकेश के बाद गोली लगने के बाद राकेश की मृत्यु हो जाती है। इस सिलसिले में पुलिस ने चारों अभियुक्तों को पकड़ लिया है। जो चारों लोग थे उनको पकड़ लिया जो पार्टी में मौजूद थे। शुरुआत में जब इनसे पूछताछ की गई तो इन लोगों ने द्वारा बताया गया कि पार्टी में ऐसी ऐसी घटना हुई जिसमें ये पिस्तौल मृतक यानी कि राकेश ही लेके आया हुआ था और इसी के साथ छेड़खानी करते वक्त इससे गोली चली और राकेश को लगी। लेकिन पुलिस जब और गहनता से पूछताछ की तब पता चला जो This production line will demonstrate the process of cell to panel integration, lamination and EL testing. This will be the first demonstration of manufacturing capability of 45 megawatt SPV modules through Academia Government Partnership. This infrastructure will directly execute capacity building programs in the area of technology for solar production and will showcase benchmarking for the best practices in the domain. This facility will boost job opportunities in production sector and also increase research and innovation footprints for indigenous technology in promoting Make in India and Startup India initiatives. PDPU Innovation and Incubation Center. PDPU Innovation and Incubation Center is recognized as Nodal Institute by the Government of Gujarat and Technology Business Incubator by Department of Science and Technology, Government of India. Presently, the center has filed 50 plus IPRS, incubated 100 plus startups and raised rupees 6 plus crore of funds to support them. IIC is ranked in the category of top 25 incubator under Atal Innovation and Incubation Ranking 2020. The center offers a favorable ecosystem to enhance the innovation capacity of the startups, enable SMEs and MSMEs to create path-breaking technology-based products and markets, augmenting job creation and strengthening the clarion call of Vocal for Local. Sports Complex. To contribute to the Swasth Bharat Abhiyan, PDPU has developed an ultra-modern sports complex to develop a healthy individual, a healthy family and a healthy society with the power of endurance, discipline and teamwork. With the generous support of Sports Authority of Gujarat under the Urban Infrastructure Scheme. The center is developed over 15 acres and provides all indoor and outdoor sports infrastructure facilitated by expert coaches. The PDPU Sports Complex will open up for state and national talents without any cost. Indo-EU Bilateral Project under Horizon 2020 India H2O for industrial waste and desalination. PDPU, in response to the United Nations call for Sustainable Development Goals for clean water and sanitation, will design, develop and demonstrate high recovery, low-cost water treatment systems for second groundwater and wastewater with the support from European Union under Horizon 2020. Pilot small-scale 5,000 to 50,000 litre per day, rurally relevant low-cost systems
for brackish groundwater treatment provides safe drinking water at costs below 30 rupees per 1000 litres, reaffirming PDPU vision of contributing to the societal impact. Translational Research Centre. Translational Research Centre, a 50 crore multi-story facility, will be the hub for effective translational of research and innovative ideas into sustainable solutions in the areas of energy, health, water and climate change. TREC will facilitate multidisciplinary interactions pertaining to all the 9 verticals of Industry 4.0, namely augmented and virtual reality, additive manufacturing, artificial intelligence, industrial IoT, big data, cyber physical systems, cyber security, data science and nanotechnology. Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi ji, it is now my proud privilege to request you to deliver the convocation address. All of us are eagerly waiting to be inspired and guided by your leadership. નમસ્તે. ગુજરાતમાં નવું વર્ષ છે એટલે સૌથી પહેલા તો સૌ ગુજરાતવાસીઓને નવા વર્ષની અનેક અનેક શુભકામનાઓ. गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के चेयरमैन श्री मुकेश अंबानी जी, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन श्रीमान डी राजगोपालन जी, डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर एस सुंदर मनोहरन जी, फैकल्टी मेंबर्स, पेरेंट्स और मेरे सभी युवा साथियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के 8वें कॉन्वोकेशन के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई. जो साथी आज ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको और उनके माता पिता को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. आज देश को आप जैसे इंडस्ट्री रेडी ग्रेजुएट्स मिल रहे हैं. आपको बधाई. आपके परिश्रम के लिए, आपने जो इस यूनिवर्सिटी में सीखा है उसके लिए, और शुभकामनाएं नेशन बिल्डिंग के जिस बड़े लक्ष्य को लेकर आज आप यहां से प्रस्थान कर रहे हैं, उस नई मंजिल के लिए, नए सफर के लिए. मुझे विश्वास है कि आप अपनी स्किल, अपने टैलेंट, अपने प्रोफेशनलिज्म से आत्मनिर्भर भारत की बड़ी ताकत बन के उभरेंगे. आज पीडीपीयू में जुड़े 5 अलग अलग प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है. ये नई सुविधाएं पीडीपीयू को देश के एनर्जी सेक्टर का ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक अहम सेंटर बनाने वाली है. साथियों, मैं बहुत शुरुआत काल से इस यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट से जुड़ा रहा हूं और इसलिए मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि आज पीडीपीयू देश ही नहीं बल्कि विश्व में भी अपनी एक जगह बना रहा है, अपनी एक पहचान दर्ज करा रहा है. मैं आज यहां चीफ गेस्ट के तौर पर नहीं, और कभी मुझे जब गुजरात में गेस्ट शब्द आता है तो थोड़ा
अटपटा लगता है। और इसलिए मैं चीफ गेस्ट के तौर पर नहीं, बल्कि आपके इस महान संकल्प का जो परिवार है, उस परिवार के एक सदस्य के तौर पर आपके बीच आया हूं। और मुझे ये देखकर बहुत गर्व होता है कि यूनिवर्सिटी अपने समय से बहुत आगे चल रही है। एक समय था जब लोग सवाल उठाते थे कि इस तरह की यूनिवर्सिटी कितना आगे बढ़ पाएगी, लेकिन यहां के स्टूडेंट्स ने, फैकल्टी मेंबर्स ने, यहां से निकले प्रोफेशनल्स ने अपने कर्तृत्व से इन सारे सवालों के जवाब दे दिए। बीते 1.5 दशक में पीडीपीयू ने पेट्रोलियम सेक्टर के साथ साथ पूरे एनर्जी स्पेक्ट्रम और अन्य क्षेत्रों में भी अपना विस्तार किया है। और पीडीपीयू की प्रगति देखते हुए आज मैं गुजरात सरकार को भी अनुरोध करता हूं कि जब मैं इस काम पे शुरू में सोच रहा था, तब मेरे मन में था कि एक पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, क्योंकि गुजरात पेट्रोलियम क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन अब जिस प्रकार से देश और दुनिया की रिक्वायरमेंट है, जिस प्रकार से इस यूनिवर्सिटी ने अपना रूप लिया है, मैं गुजरात सरकार से आग्रह करूंगा कि कानून में अगर आवश्यक हो तो परिवर्तन करके इसको सिर्फ पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के बजाय अच्छा होगा अब इसको हम एक एनर्जी यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट करें उसका नाम, क्योंकि उसका रूप दायरा बहुत विस्तार होने वाला है। और आप लोगों ने इतने कम समय में जो कमाया है, जो देश को दिया है, शायद एनर्जी यूनिवर्सिटी इसका विस्तार बहुत बड़ा लाभकर्ता देश को होगा। पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी कल्पना मेरी ही थी और आज मेरी ही कल्पना का विस्तार करते हुए मैं पेट्रोलियम की जगह पे पूरा एनर्जी सेक्टर को इसके साथ जोड़ने के लिए आपसे आग्रह करता हूं। आप लोग विचार कीजिए, अगर ठीक लगता है मेरा सुझाव तो उस पर देखिए। यहां स्थापित होने जा रहे 45 मेगावाट का सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन वाटर टेक्नोलॉजी, देश के लिए पीडीपीयू के लार्जर विजन को भी ये प्रकट करता है। साथियों, आज आप ऐसे समय में इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं, यूनिवर्सिटी से निकल करके इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, जब पैंडेमिक के चलते पूरी दुनिया के एनर्जी सेक्टर में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में आज भारत में एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ की, एंटरप्राइज स्पिरिट की, एम्प्लॉयमेंट की असीम संभावनाएं हैं। यानी आप सभी सही समय पर सही सेक्टर में पहुंचे हैं। इस दशक में सिर्फ ऑयल एंड गैस सेक्टर में ही लाखों करोड़ रुपए का निवेश होने वाला है। इसलिए आपके लिए रिसर्च से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक अवसर ही अवसर ही अवसर है। साथियों, आज देश अपने कार्बन फुटप्रिंट की 30 से 35% तक कम करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहा है। दुनिया के सामने जब ये बात लेकर के मैं गया, दुनिया को अचरज था, क्या भारत ये कर सकता है? प्रयास ये है कि इस दशक में अपनी ऊर्जा जरूरतों में
नेचुरल गैस की हिस्सेदारी को हम 4 गुना तक बढ़ाएंगे। देश की ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी को भी में करीब 2 गुना करने के लिए काम किया जा रहा है। इसमें भी आप सभी के लिए अनेक अनेक संभावनाएं हैं। देश की एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भी लगातार काम हो रहा है। इस सेक्टर के आप जैसे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक विशेष फंड भी बनाया गया है। अगर आपके पास भी कोई आइडिया हो, कोई प्रोडक्ट हो या कोई कंसेप्ट हो जिसे आप इंक्यूबेट करना चाहते हैं, तो ये फंड आपके लिए एक बेहतरीन अवसर भी है, एक सरकार की तरफ से तोहफा भी है। वैसे मुझे एहसास है कि आज जब मैं आपसे ये बातें कर रहा हूं तो थोड़ी चिंता भी होगी। आप सोच रहे होंगे कि कोरोना का समय है, पता नहीं कब सब ठीक होगा, और इनमें से आपके मन में जो चिंताएं आती हैं वो स्वाभाविक भी हैं। एक ऐसे समय में ग्रेजुएट होना जब पूरी दुनिया इतने बड़े संकट से जूझ। हेल्दी रहने के लिए सबसे जरूरी है दूध, तो पीजिए हर रोज अमूल का 1 गिलास दूध। स्वस्थ रहिए, मजबूत रहिए। का नेतृत्व हो, हर कोई, धाराएं अलग अलग होंगी, मार्ग अलग होंगे, रास्ते अलग होंगे, लेकिन मंजिल एक थी, मां भारती की आजादी। कश्मीर से लेकर के काला पानी तक हर काल कोठरी में, हर फांसी के फंदे पर से एक ही आवाज उठती थी, दीवारें एक ही बातों से गूंजती थी, फांसी की रस्सियां एक ही बात से सुशोभित होती थी, और वो नारा होता था, वो संकल्प होता था, वो जीवन की श्रद्धा होती थी, मां भारती की आजादी। मेरे नौजवान साथियों, आज हम उस दौर में नहीं है, लेकिन आज भी मातृभूमि की सेवा का अवसर वैसा ही है। अगर उस समय नौजवानों ने अपनी जवानी आजादी के लिए खपाई, तो हम आत्मनिर्भर भारत के लिए जीना सीख सकते हैं, जी करके दिखा सकते हैं। आज हमें आत्मनिर्भर भारत के लिए खुद ही एक आंदोलन बन जाना है, एक आंदोलन का सिपाही बनना है, एक आंदोलन का नेतृत्व करना है। आज हमें आत्मनिर्भर भारत के लिए हर हिंदुस्तानी को, और खास करके मेरे नौजवान साथियों, आपसे मेरी अपेक्षा है, हमें अपने आप को खपाना है। आज का भारत परिवर्तन के एक बड़े दौर से गुजर रहा है। आपके पास वर्तमान के साथ ही भविष्य के भारत का निर्माण करने की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप सोचिए कैसे गोल्डन पीरियड में हैं आप, शायद आपने भी नहीं सोचा होगा। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष 2022 में हो रहे हैं, और भारत की आजादी के 100 साल 1947 में हो रहे हैं। मतलब कि ये 25 साल आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साल है। देश के 25 महत्वपूर्ण साल
और आपके 25 महत्वपूर्ण वर्ष एक साथ है, इन ट्यून है। ऐसा सौभाग्य शायद ही किसी को मिलेगा जो आपको मिला है। आप देखिए, जीवन में वही लोग सफल होते हैं, वही लोग कुछ कर दिखाते हैं जिनके जीवन में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव होता है। सफलता की सबसे बड़ी शुरुआत, उसकी कुंजी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और कभी बारीकी से आप देखोगे, जो विफल होते हैं उनके जीवन की तरफ देखोगे, आपके दोस्तों की तरफ देखोगे, तो उसका कारण हो उनके मन में हमेशा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बजाय सेंस ऑफ बर्डन, इसके बोझ के नीचे दबे हुए रहते हैं। यार क्या करूं, एग्जाम आ रही है, यार क्या करूं, जल्दी जाना, हर बार बर्डन, हर बार बर्डन। देखिए दोस्तों, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव व्यक्ति के जीवन में सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी को भी जन्म देता है। उसको रास्ते में कभी रुकावट नहीं, बल्कि अवसर ही अवसर दिखते हैं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्ति के पर्पस ऑफ लाइफ के साथ ट्यून्ड हो, उनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, उनके बीच में संघर्ष नहीं होना चाहिए। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्पस ऑफ लाइफ दो ऐसी पटरियां हैं जिन पर आपके संकल्पों की गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ सकती है।